अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे, बिल्कुल चुस्त होंगे। तो फुल एनर्जी के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो आपको आपका सेंटम एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप समझ जाइए इस तरह से कि आपका जो 12th का मेन बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन जितना भी आए हैं हम आपको बताते चलेंगे और लगभग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपने सेंटम एग्जाम को सही से आपको कवर कर लिया है तो आप समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम भी आपका सही से ही कवर होगा। तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर जो सेंटम एग्जाम में आपको 100 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, अगर 100 में से आपने 90 का भी जवाब दे दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में भी बल्कि 90 प्लस नहीं 95 प्लस ही नंबर लाएंगे। अगर आप अभी अभी मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव, और 100 में से अगर 90 का आपने जवाब दे दिया है तो आप समझ जाइएगा। तो तो मैं यहाँ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ जो आपके 12th एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2 ही महीने बचे हुए हैं, क्योंकि नवंबर तो ख़त्म हो ही गया है, अब दिसंबर और जनवरी बचा हुआ है, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो अभी भी अगर जो लोग तैयारी में नहीं लगे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि एक भाई की तरह अभी भी आप तैयारी में ज़ोरों शोर के साथ लग जाइए, दिन रात को एक कर दीजिए। दोस्तों से, फ्रेंड से, घर वाले से, सबसे थोड़ी सी मोबाइल से, बतौर ख़ास मोबाइल से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लीजिए और अभी अगर सिर्फ 2 महीने के लिए मेहनत कर लीजिएगा, गारंटी है कि आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि इनक़िलाब दहर का रूह रवां व कौन था, इनक़िलाब दहर का रूह रवां व कौन था, बाइसे तख्लीक़ हस्ती कुन फ़कां व कौन था, वह के नाज़ा जिस पे था खुद खालिक़ अर्श अज़ीम, ऐसा कामिल इस जहां में ए ज़मां व कौन था। और एक अशार है जो बतौर ख़ास जो ज़्यादातर आपके लिए है कि अगर आप लोग सही से तैयारी करेंगे तो ये अशार बिल्कुल फिट उतरता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो खेलोगे धूपोगे तो बनोगे खराब। तो इसी के साथ मैं आपको आज सेंटम एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वही चीज़ें आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग भी क्वेश्चन को देखिए, आपने कितने राइट ऑप्शन दिए हैं और कितने गलत ऑप्शन दिए हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, तो आपका लिखा हुआ है, ये सेंटम एग्ज़ाम में है अभी 2024 का, आज से थोड़े दिन पहले का। तो देखिए लिखा हुआ उर्दू। तो चाहे साइंस का बच्चे हों, आपका ये चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो या आर्ट्स का बच्चा हो, तो हर बच्चे के लिए उर्दू में एक ही पेपर होता है। हर बच्चे के लिए उर्दू में एक ही पेपर होता है। तो इसी वजह से सारे लोग देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हिदायत हैं वो पढ़ के सुना देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला नंबर में है आपका, देखिएगा कि उम्मीदवारों को ओमार, क्या है, उम्मीदवारों को ओमार जवाबी पर्चा में अपना सवालिया किताबचे का सीरियल नंबर 10 हिंदिसों में लिखना है। किसने भाई? 10 हिंदिसों में लिखना है। मतलब हिंदी जो अंक आता है उसमें आपको लिखना है। आपका जो सीरियल नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जो भी नंबर रहेगा तो आपको हिंदिसों में लिखना है, मतलब हिंदी में लिखना है। आगे है 2 नंबर है आपका, उम्मीदवारों के लिए जरूरी है। उम्मीदवार किसको बोलते हैं? आप जो स्टूडेंट हैं, जो इम्तिहान देने वाले हैं, उन्हीं को बोलते हैं उम्मीदवार। ठीक है, उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में जवाब दें। अपने अल्फाज में मतलब आपको अपनी जुबान में जिस तरह आता है, ये नहीं कि आपको किताबी जुबान इतना इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना, इतना कठिन अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है कि जो अगले को, जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाले हैं, उनको हवा ही नहीं लगे, उनको समझ में ही नहीं जाए। बल्कि आपको अपनी जुबान में जहां तक हो सके सहल जुबान में लिखना है, बिल्कुल आसान जुबान में उसका जवाब देना है, क्वेश्चन का आंसर वही का। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में जवाब दें। कैसे जवाब दे भाई? अपने अल्फाज में। और 3 नंबर है आपका कि बाएं तरफ हाशिए दर्ज आदाद कुल मार्क्स जाहिर करते हैं। क्योंकि आपको हम बार बार अगर क्लास में बताते हैं कि कोई भी आप एग्जाम की कॉपी लिखते हैं, कोई भी एग्जाम की जो कॉपी लिखते हैं, तो कॉपी के लेने के बाद दोनों तरफ आपको हाशिया जरूर छोड़ना है। क्योंकि
अगर आप लिखने बहुत अच्छा भी लिखने जानते हैं, बहुत अच्छा भी लिखने जानते हैं, लेकिन अगर लिखने का आपको तरीका नहीं मालूम है तो वहां से भी आपका नंबर कटता है। तो अगर आपको लिखने थोड़ा बहुत भी आता है, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका अच्छी तरह मालूम है तो आपको वहां से भी नंबर मिलता है। नहीं, बच्चे को क्या है, लिखने का तरीका मालूम है, कैसे लिखना चाहिए, किस तरह लिखना चाहिए और कहाँ हाशिया छोड़ना चाहिए, कहाँ हाशिया नहीं छोड़ना चाहिए। हाशिया छोड़ने का मतलब होता है साइड में जो जगह छोड़ते हैं, जैसे यहाँ जगह छूटी हुई है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक जगह छुटी हुई है, इसी को बोलते हैं हाशिया। तो ये जो जगह छुटी हुई है इसी को हाशिया बोलते हैं। कहाँ छोड़ना चाहिए और पहले लाइन को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फिर दूसरे लाइन को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये भी आपको तरीका मालूम होना चाहिए। क्या ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। और सवाल नंबर कैसे लिखना है, जवाब कैसे देना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको बतलाऊंगा। और 4 नंबर है आपका कि सवाल पढ़ने के लिए, सवाल पढ़ने के लिए उम्मीदवारों को, मतलब आप जो इम्तिहान दे रहे हैं स्टूडेंट को 15 मिनट का इजाफी वक्त दिया जाएगा, मतलब 15 मिनट का इजाफा टाइम मिलेगा, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको। और 5 नंबर है आपका, यह सवाल नामा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आपका जो पूरे ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 क्वेश्चन, इसी तरह से सब्जेक्टिव 2 हिस्सों में इनको तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। और मतलब 100 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, गोलाई करना है। लेकिन आगे जो 50 नंबर का और रहेगा वो आपको लिखना होगा, वो जरूरी है। तो 2 हिस्सों पर मुनक़सिम किया गया है, मतलब बांटा गया है, मुश्तमिल किया गया है। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, याद रखिएगा। सेक्शन ए में आपका क्या रहेगा भाई, सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 6 नंबर है आपका, सेक्शन ए में 100 मारूजी सवालात होंगे। 100 मारूजी सवालात किसको कहते हैं भाई, मारूजी सवालात कहते हैं ऑब्जेक्टिव को। किसको बोलते हैं भाई, मारूजी सवालात कहते हैं ऑब्जेक्टिव को। किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को, याद रखिएगा। मारूजी सवालात 100 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उनमें से सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। अगर 50 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जाएंगे तो सिर्फ 50 को शुमार किया जाएगा। हर एक के लिए 1 नंबर मुख्तस है, मतलब खास है। उनका जवाब देने के लिए मुहैया किए गए ओमार जवाबी शीट पर सही जवाब के सामने नीले काले बॉल पेन से दायरे को भरें। ओमार जवाबी शीट पर व्हाइटनर, सियाल, ब्लेड, नाखून वगैरह इस्तेमाल ना करें, वरना आपका नतीजा नाकाबिल कबूल होगी। तो सैंपल समझ जाइए। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 100 नंबर का, तो वो 100 नंबर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। ये अगर आपका अगर ये सोच है कि शुरू में आप 10 क्वेश्चन को ऐसे मतलब टिक किया है जो आपका गलत सलत हो, उल्टा सीधा कुछ से कुछ टिक कर लिए, लेकिन लास्ट में आपने क्या किया है, तो शुरू से आप 60 क्वेश्चन को टिक कर दिए है, आपका शुरू का 10 गलत है, तो वह शुरू का ही 50 माना जाएगा, ना कि लास्ट का 50 माना जाएगा। इस वजह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सारा क्वेश्चन को पढ़ना है, टच करना है। जो क्वेश्चन आपको सही समझ में आए, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, उसी क्वेश्चन में आपको टिक करना है। जिसमें डाउट है उस क्वेश्चन को टच करना ही नहीं, बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि आपके पास एक नहीं बल्कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, एक के साथ एक तरह से कहिए कि 100 में से सिर्फ 50 का ही जवाब देना। इस वजह से इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो 100 क्वेश्चन होगा आपका, 100 में से सिर्फ एक तरफ से आपको 100 क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, और जो लगे बिल्कुल इजी लगे तो उसको टिक करते हुए पहले चले जाना है। फिर बाद में उसको आपको जहां तक लगे तब 50 को ही टिक करना है, 50 से एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अगर 50 से आप एक्स्ट्रा टिक करेंगे, आपका शुरू का अगर 10 क्वेश्चन गलत होगा और लास्ट का 50 सही होगा, आपने 60 क्वेश्चन को टिक किया है, ठीक है, शुरू का आपका 10 क्वेश्चन गलत है, लेकिन उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सारा राइट है, तो आपको शुरू से ही 50 माना जाएगा, लास्ट का वो 10 जो आप राइट मारे थे वो आपका गलत माना जाएगा। इस वजह से इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा आप ये सोचेंगे बाय मिस्टेक वहां आपको ए में टिक लगाना था, अगर बी में टिक लग गया है तो आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नाखून से या ब्लेड से या किसी भी जरिए से उसको मिटाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका काबिल कबूल नहीं होगी, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका डॉट, सिर्फ डॉट मारा आ जाए, वो क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलेगा। आगे 7 नंबर है आपका कि सेक्शन बी में 7 मुख्तसर और तवील सवालात वाले सवालात हैं। हर एक सवाल के लिए बाएं जानिब मार्क्स मतलब कितना है, नंबर, मार्क्स दर्जे झेल हैं। सेक्शन बी में 7 मुख्तसर और तवील सवालात है। मुख्तसर मतलब बिल्कुल छोटा सवालात और तवील का मतलब होता है लंबा सवालात, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्तसर और तवील
जवाबात वाले सवालात हैं, हर एक सवाल के लिए बाएं जानिब मार्क्स दर्ज झेल हैं। फिर 8 नंबर है आपका तो 8 नंबर है आपका कि किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल सख्ती से ममनू है। क्या है भाई? किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल सख्ती से ममनू है। तो ये सारी चीजें से आपको बचना है, ये सारी चीजें से आपको बचना है। किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक आलात, मिसाल के तौर पर मोबाइल मोबाइल चाहे स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह का कोई सामान आपको वहां नहीं ले जाना है। तो इतना आप समझ गए एग्जाम का क्या रूल था, एग्जाम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं और लास्ट में बताएंगे आपको जब एग्जाम करीब होगा कैसे लिखना है। जैसे एक पेज है ये, ठीक है, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए एक पेज है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका पेज है, तो ये पेज है, आपको कहाँ से लिखना है, दोनों तरफ ये हाशिया आपको छोड़ देना है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से आपको यहां तक ये हाशिया छोड़ देना है, ठीक है, ये हाशिया इस साइड भी छोड़ देना है, और बेहतर होगा आप दोनों साइड ये हाशिया छोड़ देंगे, मतलब ये हाशिया इस साइड भी छोड़ेंगे और ये हाशिया इस साइड भी छोड़ेंगे, और ये बेहतर तरीका है। और आप जो सवाल लिखेंगे, सवाल नंबर यहाँ लिखेंगे, सवाल नंबर जितना है आपको सवाल नंबर लिखिए, या जवाब नंबर लिखना होगा यहाँ जवाब नंबर यही लिखना है, और जवाब नंबर जितना लिखिए 5 2 1 3 जितना भी लिखना है, जवाब नंबर इसी में लिखना है, इसी हाशिए के अंदर में लिखना है, ठीक है। और एक पेज के अंदर एक ही जवाब देना है, एक पेज के अंदर एक ही, अगर कोई छोटा सा जवाब हो, बिल्कुल आपको 2 से 3 लाइन में 5 लाइन में हो जा रहा है, पूरे पेज आपका खाली है, तो उस पेज को और टच नहीं करना है, एक ही जवाब देना है, फिर दूसरा पेज में दूसरा जवाब देना है, यही बेहतर तरीका है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दर्ज झेल में मारूदी सवालात से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से जायद जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल के जांच की जाएंगे, मतलब 50 का ही माना जाएगा आपको, 50 के बाद वो आपका जवाब नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हम पहले यहाँ टिक करके लाए हैं आपके लिए, सिर्फ मिलाने के लिए, यहाँ से आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फरहतुल्लाह बैग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते चलेंगे। फरहतुल्लाह बैग नजीर अहमद के घर क्यों जाते थे? हमने आपको बताया होगा, पढ़ने के लिए आप बताइएगा, या पढ़ाने के लिए, या तफरीह के लिए, या इल्मी गुफ्तगू के लिए। तो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि फरहतुल्लाह बैग और किसके लिए, नज़ीर अहमद, इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता था? शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता था। फरहतुल्लाह बैग डिप्टी नज़ीर अहमद के यहाँ या मौलवी साहब के यहाँ बल्कि क्यों जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। तो आपका राइट ऑप्शन 1 नंबर में होगा, क्या होगा भाई? फरहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे, नज़ीर अहमद के घर पढ़ने जाते थे। तो फिर इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रॉकफेलर किस चीज की तिजारत करता था? रॉकफेलर किस चीज की तिजारत करता था, यह आपको बताना है। नारियल का तेल, या कद्दू का तेल, सरसों का तेल, या मिट्टी का तेल। तो रॉकफेलर कौन था भाई? रॉकफेलर ये अमेरिका का ताजिर था। ये चैप्टर नंबर 2 से है आपका। चैप्टर नंबर 2 है आपका मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल एक मजमून है, और इसको लिखने वाले ख्वाजा हसन निजामी है। कौन है भाई? और इसको लिखने वाले ख्वाजा हसन निजामी है। और ख्वाजा हसन निजामी ने आपके निसाब में एक चैप्टर लिखा है जिनका नाम क्या है भाई? मिट्टी का तेल। और मिट्टी का तेल क्या है? एक मजमून है। तो आपको बताना है रॉकफेलर, उसी में एक शख्स है रॉकफेलर जो अमेरिका का रहने वाला है, और वो मिट्टी का तेल का कारोबार करता था, बिजनेस करता था। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ये मिट्टी का तेल का बिजनेस करता था। क्या करता था? मिट्टी का तेल का बिजनेस करता था। इसके अलावा आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, यहां से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल क्या है? क्या है भाई? मिट्टी का तेल क्या है, यह आपको बताना है। ये अफसाना है, या नाविल है, या खाका है, या मजमून है? तो आपको राइट ऑप्शन क्या है ये बताना है। तो मिट्टी का तेल क्या है, तो आपको बताना है मिट्टी का तेल अफसाना होगा, या नाविल होगा, या खाका होगा, या मजमून होगा। तो आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मिट्टी का तेल एक मजमून है। क्या भाई? मिट्टी का तेल
एक मजमून है। उसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है कि शिबली की नामुकम्मल तसनीफ को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया। शिबली की किस नामुकम्मल तसनीफ को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया? यानी आपको बताना है कि सैयद सुलेमान नदवी जो थे, सैयद सुलेमान नदवी थे तो आपको बताना है सैयद सुलेमान नदवी जो थे, सैयद सुलेमान नदवी, तो सैयद सुलेमान नदवी ने एक किताबें लिखी थी। सैयद सुलेमान नदवी बल्कि सैयद सुलेमान नदवी के जो उस्ताद थे, सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या था भाई? शिबली नोमानी। तो शिबली नोमानी ये दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में पढ़ाते थे, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में पढ़ाते थे। तो ये जो है सैयद सुलेमान नदवी यहीं के दसना गांव जो कि ज़िला नालंदा बिहार में ही पड़ता है, तो यहाँ से ये आला तालीम हासिल करने के दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ गए थे और वहाँ पे उनके उस्ताद कौन थे? शिबली नोमानी थे। तो शिबली नोमानी के बाद उन्होंने तालीम हासिल करते थे और अच्छा खासा तालीम हासिल करने के बाद शिबली नोमानी ने बहुत सारी किताबें लिखी थी। उनमें से एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम था अल फारूक। क्या नाम था भाई? उन्होंने एक किताब लिख रहे थे शिबली नोमानी, एक किताब का नाम था सीरतुन नबी। तो सीरतुन नबी के नाम से जो किताब लिख रहे थे, अभी किताब 1.5 से 2 जिल्द में लिखी ही थी, उनकी इंतकाल हो गई थी, वफात हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी नामुकम्मल तसनीफ, वो बहुत सारी जिल्दों में लिखना चाह रहे थे, तो उनकी नामुकम्मल तसनीफ को 7 जिल्दों में किसने लिखा था? सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था। किसने भाई? सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है, तो याद रखिएगा। आगे आपका है आगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है ये आपको बताना है। जिद्दत तराजी, ठीक है, या फिर तंजो मजाह, या सादगी, या आलिमाना बहस। मतलब आपको बताना है कि इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है भाई? जिद्दत तराजी होगा, या तंजो मजाह होगा, या सादगी होगा, या आलिमाना होगा। तो इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है भाई? जिद्दत तराजी होता है। क्या होता है भाई? इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी होता है, याद रखिएगा। आगे आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में गैर अफसानवी अदब कौन है? दर्ज झेल में गैर अफसानवी अदब कौन है? तो आपको बताना है, मतलब गैर अफसानवी कहते हैं जो अफसानवी नहीं है, उसी को बताना है आपको, जो गैर अफसानवी है। तो नाविल क्या है भाई? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? नाविल होगा, या दास्तान होगा, या अफसाना होगा, या इंशाइया होगा। तो आप जानते हैं कि ये सारी क्या है? नाविल भी एक अफसानवी अदब है, ये अफसाना तो है, ये दास्तान भी है, लेकिन इंशाइया ही एक ऐसा टॉपिक है, इंशाइया ही एक ऐसा चीज है जो क्या है भाई? गैर अफसानवी अदब है। क्या है? गैर अफसानवी अदब है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? एक मुमताज नाकिद के अलावा, मिसाल के तौर पर वजीर आगा के बारे में बताया जाता है, वजीर आगा ने क्या लिखा था? इंशाइया क्या है? इनके लिखने वाले, इनके मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा हैं, और वजीर आगा ने लिखे थे इंशाइया क्या है, तो उसी में बताया जाता है वजीर आगा के बारे में, वजीर आगा क्या क्या थे। तो वजीर आगा एक मुमताज तनकीद निगार भी थे, शायर भी थे, इसके अलावा और क्या थे वो तीसरा चीज बताना है आपको। वही अफसाना निगार हैं, या इंशाइया निगार हैं, या नाविल निगार है, या सवानह निगार है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? वजीर आगा के बारे में लिखा है कि वजीर आगा एक तनकीद निगार थे, एक शायर निगार थे, इसके अलावा एक इंशाइया निगार भी थे। क्या भाई? एक इंशाइया निगार भी थे। तो आगे आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इंशाइया किस चीज की पैदावार है? इंशाइया ये किस चीज की पैदावार है, ये आपको बताना है। सबसे पहले थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कि इंशाइया किस चीज की पैदावार है। क्या भाई? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इंशाइया किस चीज की पैदावार है। तो आपको बताना है मुवाफिक हालात, या इल्म की गहराई, शगुफ्ता मूड, या नाखुशगवार हालात। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, शगुफ्ता मूड किसकी पैदावार है? तो आप पढ़े होंगे किताब में कि शगुफ्ता मूड की पैदावार है। किसकी पैदावार है भाई? शगुफ्ता मूड की पैदावार कौन है? तो इंशाइया जो है ये शगुफ्ता मूड की पैदावार है। शगुफ्ता मूड किसको बोलते हैं? जो खुशगवार हालात होता है,
खुशगवार हालात मतलब अच्छा हालात, क्योंकि आप देखते हैं गर्मी के दिनों में रात में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सुबह का मौसम बिल्कुल सुहाना होता है, बिल्कुल मजा वाला मौसम होता है, तो उसी को बोलते हैं खुशगवार हालात। आगे है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? आपको बताना है तंज़ो ज़राफ़त, तनक़ीद, शायरी, तहक़ीक़। तो अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था भाई? तंज़ो ज़राफ़त। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तंज़ो ज़राफ़त। खास अदबी मैदान मतलब इसी में इन्होंने एमए किए थे, इसी सब्जेक्ट पे। तंज़ो ज़राफ़त किसको कहते हैं? तंज़ो ज़राफ़त आप जानते ही हैं कि जिसमें किसी के बारे में नुक्ताचीनी की जाती है, जिसमें किसी की अच्छाई, जिसमें हंसी खुशी की बातें होती हैं, उसी को कहते हैं तंज़ो ज़राफ़त। ठीक है, याद रखिएगा। इसी में इन्होंने खास अदबी मैदान था, मतलब इसी टॉपिक पे इन्होंने एमए किया था। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा ने मुलाजिमत की थी? किस कॉलेज में जॉब किया था? बिहार के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा ने जॉब किया था? आपको बताना है मिर्जा गालिब कॉलेज, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, ओरिएंटल कॉलेज, या फिर ज़किया आफाकिया इस्लामिया कॉलेज। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई 10 नंबर का? 10 नंबर का राइट ऑप्शन है आपका ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ये क्या करते थे? जॉब करते थे, मतलब यही मुलाजिमत करते थे। तो फिर आगे चलते हैं भाई आपका। आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार कब लिखी गई? बागो बहार कब लिखी गई है ये आपको बताना है, और बागो बहार ये कब लिखी गई है आपको बताना है, और इसके लिखने वाले कौन है? मीर अमन दहलवी। बागो बहार को लिखने वाले कौन है भाई? मीर अमन दहलवी है। ये कब लिखी गई है ये आपको बताना है, 1901 में, 1801 में, या 1880 में, या 1850 में। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 1801 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी बागो बहार? 1801 में लिखी गई थी। और कहाँ पे लिखी गई थी भाई? बागो बहार जो लिखी गई थी ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ भाई? कोलकाता में है। और बागो बहार के लिखने पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? 500 रुपए का इनाम मिला था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और बागो बहार तो लेकिन ये दिल्ली में पैदा हुए थे। कौन? मीर अमन दहलवी दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन वो कुछ हालात की वजह से कहाँ आ गए थे? कोलकाता आ गए थे। ठीक है। और इनके, और आपको पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज थे, कॉलेज के वहाँ के प्रिंसिपल कौन थे? वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वहाँ के सदर कौन थे भाई? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। गिलक्राइस्ट बोलते हैं कोई लोग, या गिलक्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? बागो बहार जो ये लिखे थे, तो इसके लिखने पर बहुत अच्छी किताबें थी, इसके लिखने पर मीर अमन को 500 रुपए का इनाम मिला था। आपको ऑप्शन देना है 200 ऑप्शन, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, या 500। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 200 रुपये का, 500 रुपये का इनाम मिला था। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, तूबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तूबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है आपको बताना है। मतलब किस सिन्फ से है? सिन्फ का मतलब होता है ये क्या लिखे थे, नाविल दास्तान क्या लिखे थे, आपको बताना है। तूबा टेक सिंह आप जानते हैं, तूबा टेक सिंह के बारे में ये एक पागल खाने का किस्सा बयान करते हैं, एक पागल खाने का किस्सा बयान करते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छी तरह इन्होंने पागल खाने की किस्सा बयान किया, बहुत मजा आता पढ़ने में। तो ये एक खुद नविश्त लिखे थे, ड्रामा लिखे थे, अफसाना लिखे थे, या मकतूब निगार थे। तो ये इन्होंने लिखे थे, तूबा टेक सिंह क्या लिखे थे भाई? एक अफसाना लिखे थे। कौन सा अफसाना लिखे थे, याद है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा। इसी तरह आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जब तक हम आपको बता रहे हैं आगे। हाँ, तो हमने पूछा आपको मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? सबसे पहला जो अफसाना लिखे थे उन्होंने मंटू, किसने लिखे थे? मंटू जो लिखे थे। तो आपको बताना है अलाव लिखे थे, या फिर आंख मचोली लिखे थे, तमाशा लिखे थे, या फरार लिखे थे। तो मंटू के सबसे पहले अफसाने का नाम है तमाशा। क्या नाम है भाई? तमाशा। आगे है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था? ये वाला पूछा जाता है
किस अफसाने पर मोनोग्राफ लिखा था। ये आपका पीछे भी पूछा गया है 2023 में, आपका जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वहां भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस वजह से आपको ये जवाब देना है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर में हो जाएगा कि जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था। तो आपका राइट ऑप्शन पहला ही सही है कि कृष्णचंद पर। ठीक है, ना कि प्रेमचंद, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से बेदी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सुहेल अजीम आबादी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और 16 नंबर है, इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ क्या है। जिलानी बानो के अफसानों के मजमुआ क्या है, तो आपको बताना है आंख मचोली, दाना बादाम, या फिर रोशनी का मीनार, या फिर रोशनी की रफ्तार। तो आपका 16 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, दाना बादाम। क्या हो जाएगा, दाना बादाम, याद रखिएगा। तो जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसका आंसर आप पहले ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है, आप बताइएगा। अगर आपको दिखाई नहीं देता आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया था। शफी जावेद ने कौन सा मजमून में एमए किया था। एमए जो किया था मतलब कौन सा सब्जेक्ट से एमए किया था। ये आपको जैसे अभी लोग एमए जो करते हैं, कोई उर्दू से करते हैं, कोई फारसी से करते हैं, कोई अंग्रेजी से करते हैं, कोई केमिस्ट्री से, बायो से, मतलब अलग अलग टॉपिक से एमए करते हैं। तो वही आपको बताना है कि शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया था। किस किया था, एमए किया था। उर्दू से या फारसी से या समाजियात से या अंग्रेजी से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, इन्होंने समाजियात में एमए किया था। किसमें, समाजियात से एमए किया था। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 10 साल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। आप जानते हैं कि सैयद अजीज अहमद कौन थे, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, या एक तरह से कहिए बहुत बड़े डायरेक्टर थे। इनका एक बहुत बड़ा ओहदा था, लेकिन बेचारा क्या हुए थे, वहां से उन्होंने वो डायरेक्टरी को छोड़कर आके घर आ गए थे। यहाँ तक कि उनका नेम प्लेट था, मतलब जो डॉक्टर होते हैं या कोई भी चीज बड़े ओहदे पे होते हैं, उनके जगह जगह पे लिखा होता है, उनकी गाड़ियां में, उनके घर पे डीएम है, ये एसडीएम है, ये तो फला है फला है। तो ये उनको छोड़े हुए 10 साल हो गया था। तो अब छोड़े हुए जो 10 साल हो गए, तो अब आमदनी भी कम हो गई थी, पैसा वैसा भी कम हो गया था उनको। इसकी वजह से इनके घर वाले भी इनको कोसते थे, इनके बच्चे भी इनको कोसते थे, इनकी नाती नवासे भी इनको कोसते रहते थे। मतलब जानते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता दुनिया में, इनको हर कोई परेशान करता है। तो वही है, इनके साथ भी वही हुआ था। तो डायरेक्टर के ओहदे से कितने साल हुए थे, तो 10 साल हो गए थे। आगे है 19 नंबर में, हमने बताया भी था एग्जाम से एक दिन पहले, सुक्का के माने क्या होते हैं। सुक्का के माने क्या होते हैं भाई, पानी पिलाने वाला, या खाना खिलाने वाला, या खादिम, या मुलाजिम। तो सुक्का के माने क्या होते हैं भाई, पानी पिलाने वाला। सुक्का के बारे में आपने पढ़े हैं, इब्राहिम सुक्का के बारे में, जिसका लिखने वाले कौन है, इब्राहिम सुक्का को लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक हैं। और सलाम बिन रज़ाक ने खुद अपने ही गांव के बारे में यह बताया जाता है कि उन्हीं गांव से वो बिलोंग करते थे, उन्हीं के बारे में वो लिखते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों का पानी बिल्कुल खराब होता है, न वो पीने के लायक होता है, न किसी और काबिल होता है कि नहीं। तो इसी तरह से सलाम बिन रज़ाक जहाँ से बिलोंग करते थे, जहाँ के रहने वाले थे, और इब्राहिम सुक्का जहाँ के रहने वाले थे, इस गाँव का पानी बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब था। पानी खराब होने की वजह से वहां के लोगों में नार्वे जैसी बीमारी फैल गई थी, आम हो गई थी। नार्वे जैसी बीमारी आम हो गई थी, फैल गई थी, जिसकी वजह से इब्राहिम सुक्का के वालिद का इंतकाल भी हो गया था। इब्राहिम सुक्का अभी 4 साल की ही थे, 4 बरस के ही थे। तो जिसकी वजह से, या चौथी जमात में पढ़ते थे, तो इनके वालिद का इंतकाल भी हो गया था। तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया, और क्या काम किया, पढ़ाई मतलब पानी को ढोने का काम किया। लोगों को एक दूसरे के घर पे पानी पहुंचाते थे। और इब्राहिम सुक्का को एक लड़की से प्यार भी हो गई थी। उस लड़की का नाम क्या था, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। उस लड़की का नाम क्या था भाई, उस लड़की का नाम नहीं दिया है, लेकिन वो किसकी बीमार थी, बेटी थी, बेदार खान देशमुख की बेटी थी। और वो मस्जिद का मुतवल्ली भी था, और इस तरह से कहा जाता है कि वो कपड़े का बहुत बड़ा ताजिर भी था। कौन, वो जो लड़की थी बहुत बड़ी, मतलब अमीर घर की लड़की थी। लेकिन ये जो इब्राहिम सुक्का था बेचारा गरीब था, लेकिन उन दोनों में प्यार था। लेकिन क्या हुआ था, लास्ट में दोनों बेचारे की शादी नहीं हो पाई थी। तो इसी तरह से आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है। बीस नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि अफसाना इब्राहिम सुक्का क्या है भाई। अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है। अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है, आपको बताना है कि अमीर अली। ठीक है, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है, यह आपको बताना है कि अमीर अली हैं, या बदरुद्दीन है, या अब्दुल रौब हैं, या बेदार खान है। तो अफसाना इब्राहिम सुक्का में
ये स्कूल के इंचार्ज जो थे अब्दुल रऊफ थे। कौन थे भाई? अब्दुल रऊफ थे। इसी तरह से सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के स्कूलों में कितने वर्षों तक मुलाजिमत की थी? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 35 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो ये सलाम बिन रज़ाक ही हैं जो इसको लिखने वाले हैं, इब्राहिम सुक्का को लिखने वाले हैं। तो ठीक है, आगे आपका ये है 22 नंबर क्वेश्चन है, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? गुबार खातिर में आपको याद रखना है, गुबार खातिर को लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्के में पैदा हुए थे, लेकिन फिर वो मक्का से कहाँ आ गए थे? कोलकाता आ गए थे और फिर वहीं अपनी ज़िंदगी को बसर किया, मतलब वहीं ज़िंदगी गुजारे। बताया जाता है कि 15 साल की उम्र से ही वो पढ़ाने लिखाने भी लग गए थे, दरस व तदरीस का काम करने लग गए थे, मतलब टीचिंग करने लग गए थे। इसी तरह से बताया जाता है कि उन्होंने 35 साल की उम्र में, कितने? 35 साल की उम्र में उनको कांग्रेस का सदर भी बनाया गया था। कितने साल की उम्र में? 35 साल की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में उनको कांग्रेस का सदर भी बनाया गया था। और बताया जाते हैं जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री, सबसे पहले वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे पहले इन्हीं को बनाया गया था। किनको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, याद रखिएगा। तो गुबार खातिर में टोटल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कितने खतूत लिखे हैं भाई? टोटल 24 खतूत लिखे हैं, जिसमें से 3 खत को आपके निसाब में, 3 खतूत को आपके निसाब में उन्होंने शामिल किया है। आपसे पूछेगा गुबार खातिर में कुल कितने खतूत हैं? 24 खतूत है। और आपके निसाब में कुल कितने खतूत हैं? 3 ही खतूत हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 24 नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, तो आपका यहाँ से 23वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिएगा, गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? गुबार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए थे? तो आपको बताना है हजारीबाग जेल, बांकी पूर जेल, किला अहमद नगर जेल या तिहाड़ जेल। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, हिंदुस्तान की, मतलब हिंदुस्तान में जो अंग्रेज कब्जा किए हुए थे, उसमें उनका बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। तो हिंदुस्तान की आज़ादी में बताया जाता है उन्होंने 44 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। कितने महीने तक भाई? 44 महीने तक वो जेल में रहे थे। और वहां से बहुत सारी किताबें भी लिखी थी अंग्रेजों के खिलाफ में, जिसे बताया जाता है बहुत सारे रिसाला निकाला था, जैसे लिसानुस सिद्क़, अल हिलाल, अल बलाग। ये सब रिसाला के बारे में आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये सारी रिसाला उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निकाला था, और यहाँ के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उभारने के लिए, कि उनके ज़मीर को ललकारने के लिए, आखिर तुम कब तक दूसरे को गुलाम बने रहोगे। तो गुबार खातिर किस जेल में लिखे गए थे? आपको बता देना है। राइट ऑप्शन होगा किला अहमद नगर जेल में। कहाँ लिखे गए थे भाई? किला अहमद नगर जेल में लिखा गया था। और गुबार खातिर जो लिखे थे, उन्होंने अपने दोस्त, जिनका नाम था हबीबुर रहमान खां शेरवानी, के ही नाम लिखे थे, जो खत लिखे थे। आगे 24 नंबर है कि रजब अली बैग सुरूर की वफात कहाँ पर हुई थी? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? इलाहाबाद या रामनगर, बनारस, लखनऊ या कानपुर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? रामनगर, बनारस। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, फसाने आज़ाद में कहाँ की मुआशरत पेश की गई है? तो ये लखनऊ की मुआशरत पेश की गई है। कहाँ की भाई? लखनऊ की मुआशरत। मुआशरत का मतलब होता है लखनऊ का हालात, वहाँ का किस तरह का माहौल था, क्या था, वो बताया गया है। आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की थी? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सारंग। क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सारंग था। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं आपका तो आपका 27 नंबर और क्वेश्चन है कि अफसाना, क्या है भाई? अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार क्या है? अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार क्या है? राघो होगा या भागो होगा या सावन होगा या भागो होगा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? आपका भागो इसका अफसाना क्वारंटीन का मरकजी किरदार है। अफसाना क्वारंटीन में यह हुआ है कि उस समय भी एक बीमारी आया था, जिसका नाम था पलीग बीमारी। तो एक तरह से बताया जाता है चूहे वाली बीमारी था। कौन सा बीमारी थी भाई? चूहे बिल्कुल आम हो गया था। और ये बीमारी वहां पे, जिस तरह यहाँ पे कोरोना काल आया था, उसी तरह से उस दौर में वहां पे एक बीमारी आया था, जिसका नाम था पलीग बीमारी दिया गया है। तो बीमारी वहां फैल गई थी, तो सब लोग एक दूसरे से दूरी इख्तियार करते थे। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी ये काम करना छोड़ दिया था, मतलब इलाज मुआवजा करना छोड़ दिया था। लेकिन भागो नाम का एक शख्स था, जो क्या करता था, मतलब इधर उधर काम करता था, साफ सफाई का काम करता था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा था, ये उनके दरमियान जाके जो लोग बीमार होते थे उनकी देखभाल करते थे, उनकी इयादत करते थे, ये काम करते रहते थे, ये उनसे डरते थे नहीं। यहाँ तक कि बताया जाता है
उनकी वजह से इनकी भागो नाम का जो शख्स था, इनकी बीवी की वफात हो गई थी इसी बीमारी में, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, काम करते रहे। जब डॉक्टरों ने देखा कि भागो क्या करता है, इतना मतलब बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वो लोगों में काम कर रहा है, लोगों की इयादत कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, तो डॉक्टरों ने मिल उनका साथ दिया और जाके फिर इस बीमारी को खत्म किया। उसी का नाम रखा हुआ है क्या, यहाँ भागो, और भागो जो वो क्वारंटीन वही है, आपका टॉपिक का नाम है। आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण आला तालीम हासिल करने के लिए किस मुल्क का सफर किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका का सफर किया था, और इन्होंने लिखा था जयप्रकाश नारायण ने कामिल इनकलाब। क्या लिखे थे भाई, कामिल इनकलाब लिखे, आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण के बारे में। आपका फिर 29वां नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है यहां से कि कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है। कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है, अभी हमने आपको बताया जयप्रकाश नारायण। कौन है भाई, जयप्रकाश नारायण। आगे है अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस सिन्फ से किया। देखिए आपके निसाब में अली सरदार जाफरी ने 2 नज्म लिखे हैं। कितने नज्म लिखे हैं, 2 नज्म लिखे हैं। एक का नाम है मेरा सफर और एक दूसरा का नाम है गुफ्तगू। क्या नाम है भाई, गुफ्तगू। तो नज्म मेरा सफर अली सरदार जाफरी ने जो लिखे हैं, तो इसमें मेरा सफर से उनका मुराद है कि हर इंसान अपनी जिंदगी का सफर करता है। हर इंसान, बच्चा से लेके जवान तक, बूढ़ा, तो हर इंसान अपनी जिंदगी का सफर करता है, कहीं ना कहीं जाता है। तो इसी तरह से इंसान की आखिरी सफर कहाँ होती है, मौत होती है। तो आपसे पूछा जाता है अली सरदार जाफरी ने आपके निसाब में मेरा सफर नज्म जो लिखा है, इनका मरकजी किरदार क्या है। तो इनका मरकजी किरदार है क्या भाई, मौत है। क्या है, मेरा सफर का मरकजी किरदार मौत है। क्योंकि बताते हैं कि अली सरदार जाफरी जब इंसान मौत का वक्त करीब आता है तो उसके क्या होते हैं, बाल पकने लगते हैं, उनकी आंखों की बीनाई कम होने लगती है, और कुव्वत गोयाई जो होती है, मतलब उनकी आवाज़ जो होती है बिल्कुल हकलाने लगती है, और बहुत कम बातें समझ में आती है उनकी, और उनकी चमड़ा जो होता है बिल्कुल, स्किन जो होता है बिल्कुल जमा हो जाता है, और उनकी मतलब चलने फिरने का जो शक्ति होती है वो भी कम होने लगती है। तो ये सारी, और दूसरा नज्म उन्होंने लिखा है कि एक गुफ्तगू लिखा है। गुफ्तगू आपसे पूछा अगर जाए, आपको एक अभी सेंटर एग्जाम में पूछा भी गया है, इससे पहले भी पूछा गया है। गुफ्तगू नज्म जो इन्होंने लिखे हैं, किन के नाम लिखे हैं, ये हिंदो पाक दोस्ती के नाम, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जिस वक्त आज़ादी हुई थी दोनों के दरमियान, उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा हालात ख़राब हो गए थे, उन्हीं के नाम इन्होंने लिखा है कि ताकि दोनों का हालात क्या हो जाए, पहले से जिस तरह आज़ादी से पहले दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे थे, वैसे ही आज़ादी के बाद ही फिर एक दोनों मिल के साथ काम करें। इस वजह से कहा कि हिंदो पाक दोस्ती के नाम, ताकि दोनों आपस में क्या करें, बैठ के बातचीत करें। जो भी मसला हुआ है वो मसला का हल क्या होता है, बातचीत करना। तो अली सरदार जाफरी ने आपके निसाब में 2 नज्म लिखी हैं, लेकिन इनकी इब्तदाई जिंदगी का हिस्सा क्या था। अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज अफसाना निगारी से नहीं, गजल गोई से नहीं, नज्म निगारी से नहीं, या इंशाइया निगारी से नहीं, बल्कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा अफसाना निगारी से किए थे। किससे किए थे, अफसाना निगारी से किए थे, याद रखिएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन, इनमें नज्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है, नज्म निगार की हैसियत से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नजीर अकबर आबादी। ठीक है, आगे 32 नंबर क्वेश्चन, नज्म खेती का मरकजी किरदार क्या है। नज्म खेती का मरकजी किरदार है वक्त, और नज्म खेती से जिसको लिखने वाले हैं नज्म खेती, आप जानते हैं नज्म खेती से मुराद ये है कि इंसान जब खेती करता है बहुत प्यार से पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उसमें खाद देता है, बीज देता है, टाइम पे हर काम करता है, उसको जानवरों से, लोगों से हिफाजत करता है, उसकी देख रेख करता है। लेकिन एक वक्त आने के बाद उसको क्या कर लेता है, खुद इंसान अपने हाथों काट लेता है। तो वहाँ मुराद लिया है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला हर इंसान को पैदा करता है, माँ बाप उसको क्या करता है, या अल्लाह ताला उसको बहुत प्यार से, लाड से पालता है, बड़ा करता है। एक टाइम होने के बाद उसको क्या करता है, उसकी मौत आ जाती है। आता है कि नहीं, हर इंसान की मौत आ जाती है। तो इसका वक्त, ये खेती का आपका मरकजी किरदार पूछ लेगा तो क्या है, वक्त है। एक वक्त के बाद इंसान क्या हो जाता है, इस दुनिया से दाने पानी से कूच कर जाता है। आगे देखें, तो एक सेकेंड इसको हटा दे रहे हैं, फास्ट में चलेंगे थोड़ा सा। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ छूट गया था कि अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे, स्टेशन डायरेक्टर। किसके ओहदे से भाई, स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। आगे 34वां नंबर क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। तो अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, ज़रीफ शायर थे। किस तरह के शायर थे भाई, ज़रीफ शायर थे। तो आगे चलते हैं।
बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है इसलिए फास्ट में चलता है थोड़ा सा। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि नज्म बर्क कलीसा, क्या भाई नज्म बर्क कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? गुलशन फितरत क्या कहा है? गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? नज्म बर्क कलीसा में आपको मालूम है कि नज्म बर्क कलीसा जो लिखा गया था ये अंग्रेज एक लड़की थी उन्हीं के ऊपर लिखा गया था, तो उसको नज्म बर्क कलीसा में क्या कहा गया है भाई? मिस कहा गया है। कि क्या कहा गया है? मिस कहा गया है। इसी तरह से मुतशाइर की नजर में गमखार कौन है? मुतशाइर की नजर में गमखार अफसाना निगार, पैरोडी निगार, कसीदा निगार या मसनवी निगार। राइट ऑप्शन क्या होगा? मुतशाइर की नजर में गमखार पैरोडी निगार है। एड आपका 37वां नंबर क्वेश्चन है, नज्म मुतशाइर किस तरह की नज्म है? नज्म मुतशाइर किस तरह की नजर है? नज्म है जरीफाना नज्म है। कैसा नज्म है भाई? जरीफाना। आगे 38 नंबर क्वेश्चन है, डीएलएड की एजाजी डिग्री से यूजोनो मोन्ताले को किस यूनिवर्सिटी से नवाजा गया? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी ने डीएलएड की डिग्री से यूजोनो मोन्ताले को सरप्राइज दिया था, गिफ्ट दिया था, एक तरह से अवार्ड दिया था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी भाई? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा आप। तो आप लोग गौर से देखिए और बताइए भी आपका कितना ऑप्शन सही हो रहा है, कितना ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। इसी तरह से आपका 39वां नंबर क्वेश्चन है कि यूजेनो मोन्ताले कौन है भाई? यूजेनो मोन्ताले की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो आपको तो बताना है कि हम नहीं जानते, तो तुम नहीं जानते, वह नहीं जानते, कोई नहीं जानते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम नहीं जानते। और एक क्वेश्चन है 40 नंबर कि गालिब का मजार कहाँ है? आगरा में, मुरादाबाद में या रामपुर में, दिल्ली में? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली में इनका मजार है गालिब का, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं फास्ट में। तो इसी तरह से आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि गालिब की वालिदा का क्या नाम था? गालिब की वालिदा का क्या नाम था? आपको बताना है, शरफुन्निसा बेगम या बदरुन्निसा बेगम या इज्जतुन्निसा बेगम या सरवरी बेगम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इज्जतुन्निसा बेगम, इज्जतुन्निसा बेगम। और आगे है, इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है, या आपको बताना है नासिर काजमी, इब्न इंशा, यगाना चंगेजी, खलीलुर रहमान आजमी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? यगाना चंगेजी। आगे क्वेश्चन है कि यगाना चंगेजी की वफात कब हुई थी? 1882, 1878 या 1884, 1885? और इनकी बल्कि ये हुई थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। पैंतालीसवां नंबर आपका क्वेश्चन है कि 44 नंबर, कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आजमी की वफात हुई थी? कितने साल की उम्र में? तो आपको बताना है कि कितने साल की उम्र में वफात हुई थी, 50, 51 या 52 या 53? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 51 साल की उम्र में इनकी वफात हुई थी। आगे 45 नंबर है, सूरज है गुना मेहरबां है सर पे डैश साइबा मुकम्मल मिसरा, मिसरा क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा भाई? नीला। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि क़त्ए तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई थी? तो क़त्ए तारीख जो लिखी गई थी, या थोड़ा सा बता देते हैं, क़त्ए तारीख लिखी गई थी, ये बेटे की मौत पर लिखी गई थी। ठीक है, बेटे की मौत पर लिखी गई थी। बेटे का नाम था जमील आकिल की मौत पर ये जो लिखी गई थी, उन्हीं की मौत पर लिखी गई थी। और किसी की मौत पर जो चीजें लिखी जाती है उसको मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको मरसिया कहते हैं। और क़त्ए तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई थी? बेटे की मौत पर। किसकी मौत पर भाई? बेटे की मौत पर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फास्ट में। आगे 12वां, आगे आपका 47 को नंबर क्वेश्चन है कि गम अरशद क्या है? नज्म है, मरसिया है, कसीदा है, क़त्ए तारीख है? अभी हमने आपको बताया कि गम अरशद जो है ये मौत पर लिखी गई थी, तो क़त्ए तारीख है। क्या भाई? क़त्ए तारीख है, याद रखिएगा। और इनमें से कौन शायर मरसिया निगार के लिए मशहूर है? इनमें से कौन सा शायर मरसिया निगार के लिए मशहूर है? मीर अनीस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? मीर अनीस। आगे है कि मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दिस की हैस कितने इख्तियार की थी? तो सौदा ने। मुसद्दस का मतलब क्या होता है? मुसद्दस का मतलब होता है 6। क्या होता है भाई? 6, याद रखिएगा। आगे 50 नंबर है, सिन्फ मरसिया को बाम अरूज तक किसने पहुंचाया? सिन्फ मरसिया को बाम अरूज तक किसने पहुंचाया? मीर मुस्तहसन खलीक, मीर अनीस, मीर दबीर या सौदा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? मीर अनीस ने। किसने भाई? मीर अनीस ने। तो इसी के साथ और
चाह रहे हैं कि पूरे कंप्लीट कर ले, क्या आप लोग अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह पूरे कंप्लीट ही कर लेते हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप लोग साथ दीजिए। ये 51 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। जोश की किताब यादों की बारात किस नस्री का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। आपको बार बार बताते हैं, एक होता है नस्र, एक होता है नज्म। एक क्या होता है भाई, एक नस्र होता है, एक नज्म होता है। तो आपको याद रखना है कि ये खुद नविश्त है। क्या है भाई, ये खुद नविश्त है। आगे है, भूखों की नजर में बिजली है तो तोपों के दहाने ठंडे हैं। यह मिसरा किस शायर का है। तो आपको याद रखना है ये जोश का है। किसका भाई, ये जोश का है। इस वजह से आप गौर से सुनिए, और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं भाई। आगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि मजाज लखनवी की वफात, क्या है भाई, मजाज लखनवी की वफात कब हुई थी। 1954 या 1955 या 1956 या 1957। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए भाई, 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में। आगे 55 नंबर है, 54 नंबर क्वेश्चन है, निसाब में शामिल आवारा क्या है। आवारा एक क्या है, आवारा एक नज्म है। क्या भाई, आपके निसाब में एक आवारा नज्म है। और 55 नंबर है, वली दक्कन से कहाँ आए थे। वली दक्कन से कहाँ आए थे, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली या पटना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, दक्कन से दिल्ली आए थे। और 56 नंबर है, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर वली दक्कनी है। कौन है भाई, वली दक्कनी है। तो याद रखिएगा। आगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम अली रासिक का ताल्लुक कहाँ से है। गुलाम अली रासिक का ताल्लुक कहाँ से है, लखनऊ से, अजीम आबाद से, मुर्शिदाबाद से, दिल्ली से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, अजीम आबाद से है। और 58 नंबर क्वेश्चन है, रासिक की वफात कब हुई थी। तो रासिक की वफात हुई थी 1924 में। कब हुई थी भाई, रासिक की वफात हुई थी 1924 में। इसी तरह से याद रखना है कि ये गुलाम रासिक का कहाँ ताल्लुक रखते थे, ये ताल्लुक रखते थे अजीम आबाद से। आगे आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अंजुम के क्या माने हैं। अंजुम के क्या माने हैं, सूरज, चांद, सितारे या कहकशां। तो इनके माने हैं सितारे। अंजुम के माने क्या है भाई, सितारे हैं। आगे है आपका, और सूरज का मतलब जानते हैं, चांद का मतलब जानते हैं, या कहकशां। तो इसी तरह से आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल शुआरा में कसीदा गो कौन है। दर्ज झेल शुआरा में कसीदा को कौन है। तो आपका कौन है भाई, राइट ऑप्शन मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, यही है कसीदा गो। आगे, साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए थे। साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए थे, ये लुधियाना में पैदा हुए थे। आपका यही दिया वो ऑप्शन, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साहिर नाम है और लुधियाना में पैदा हुए थे, इस वजह से वो लुधियानवी लगाते हैं। आगे, दर्ज झेल शुआरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है। किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है, तो ये साहिर लुधियानवी ऐसे हैं जिसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है। आपको याद रखना है। कौन भाई, साहिर लुधियानवी। देख लीजिए ऑप्शन, आपको पता चल जाएगा कि दर्ज झेल शुआरा में किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है। तो साहिर लुधियानवी है कि नहीं भाई, राइट ऑप्शन साहिर लुधियानवी है। आगे, तशबीह के लफ्जी माने क्या है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका बहुत सारा ग्रामर शुरू हो रहा है, तो इस वजह से आप गौर से देखिएगा। यहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तशबीह के माने क्या है, एक चीज को दूसरी चीज के हम माने करार देना। एक चीज को दूसरी चीज के हम माने करार देना, एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना, एक चीज को दूसरी चीज के मुतजाद करार देना, एक चीज को दूसरी चीज के मुतरादिफ करार देना। तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं। मुतरादिफ कहते हैं कि अल्फाज अल्फाज अलग अलग हो लेकिन माने क्या हो, सेम हो। अल्फाज अलग अलग हो लेकिन माने सेम हो, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। अल्फाज अलग अलग हो लेकिन माने सेम हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, मुतरादिफ बोलते हैं। इसी तरह से मुतजाद कहते हैं कि दोनों अल्फाज भी अलग अलग रहेगा, माने भी सेम रहेगा, माने भी अलग अलग रहेगा। मुतजाद एक दूसरे का अपोजिट यानी उल्टा को बोलते हैं। मुतजाद जैसे सुबह का उल्टा क्या है भाई, शाम। इसी तरह से मुतरादिफ जैसे बोलते हैं कि हम क्या है भाई, हमको बहुत तकलीफ हुई, चाहे तकलीफ बोलिए या गम बोलिए या परेशानी बोलिए, अल्फाज क्या है भाई, सबके एक ही माने हैं। लेकिन एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना, मतलब वो एक चीज है उसको दूसरी चीज के मानिंद करार देते हैं। यही आपका राइट ऑप्शन है कि नहीं, यही आपका राइट ऑप्शन है। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है।
तो गौर से देखिएगा। तो यहाँ से आपका पूरे ये ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। इस्तिआरा की बुनियाद रखी जाती है, इस्तिआरा की बुनियाद रखी जाती है झूठ पर, हकीकत पर, मजाज पर या किसी पर नहीं। तो ये मजाज पर रखी जाती है। किस पर रखी जाती है भाई? ये इस्तिआरा की बुनियाद ये मजाज पर रखी जाती है। किस पर रखी जाती है इस्तिआरा की बुनियाद? मजाज पर रखी जाती है। आप याद रखिएगा किस पर? इस्तिआरा की बुनियाद किस पर रखी जाती है? ये मजाज पर रखी जाती है। आगे इस्म फाइल का मिसाल है। इस्म फाइल कहते हैं देखने वाला। क्या है भाई? देखने वाला। हम बार बार बताते हैं कि तीन चीज होता है। एक होता है फेल आपका, एक होता है फेल, एक होता है आपका फाइल, एक होता है आपका मफऊल। क्या होता है भाई? एक होता है आपका मफऊल। तो आप जानते हैं एक फेल होता है, एक फाइल होता है, एक मफऊल होता है कि नहीं? फेल, फाइल, मफऊल, तीन चीजें होता है कि नहीं भाई? तीन चीजें। अब सबसे आंख बंद करके बोलिएगा काम करने वाले को। एक हम नया पेज लेके बताते हैं, देखिए बेहतर यहां से आपको समझ में आएगा। एक फेल, एक होता है फेल आपका, फिर होता है फाइल, ठीक है, फिर आपका आता है मफऊल। क्या आता है भाई? मफऊल आता है। फेल को कहते हैं भाई वर्ब। क्या कहते हैं भाई? फेल को बोलते हैं वर्ब, और फाइल को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? फाइल को सब्जेक्ट बोलते हैं और मफऊल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या भाई? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमने शॉर्ट में लिख दिया है ऑब्जेक्ट। ठीक, इसे रहता है सब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो अब सैंपल समझिएगा कि हमने लिखा कि जैद कोचिंग, ठीक है, जैद कोचिंग जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा जैद कोचिंग जा रहा है। अब जानते हैं हमने लिखा है कि जैद कोचिंग जा रहा है। ठीक है, यहां से आप बोल सकते हैं कि जैद जो कोचिंग जा रहा है, जैद कोचिंग जा रहा है। अब देखिए काम करने वाला इसमें कौन है? सैंपल से आप बताइएगा काम करने वाला कौन हो जाएगा भाई? काम करने वाले को कहते हैं फाइल। काम करने वाला जैद है कि नहीं? काम करने वाला यहाँ जैद है, तो जैद क्या हो जाएगा आपका? जैद आपका फाइल हो जाएगा। याद रखिएगा जैद आपका क्या हो जाएगा? फाइल। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, और जिस काम को किया जाता है, अब यह कौन सा काम कर रहा है? जैद कोचिंग जाने का काम कर रहा है आपका। आपका कोचिंग क्या हो जाएगा? कोचिंग आपका मफूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कोचिंग आपका मफूल हो जाएगा। याद रखिएगा कोचिंग आपका मफूल होगा, याद रखिएगा। इसी तरह से ये जाना, ये खाना पीना, दौड़ना, ये सारा क्या हो जाएगा भाई? ये फेल हो जाएगा। याद रखिएगा सैंपल सा आप याद रखिएगा। ये सब इसको क्या कहते हैं? समझ गए कि नहीं? इसमें आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, और जिस काम को किया जाता है उसको मफूल कहते हैं, और लास्ट में जो आता है उसे वर्ब कहते हैं, उसे फेल कहते हैं। सैंपल से याद रखिएगा। और उर्दू में सबसे पहले फाइल आता है, सबसे पहले फाइल आता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे आपको फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जुमला किससे बनता है? जुमला किससे बनता है? जुमला आपको बताना है कि फेलों से, इसमों से या हरफों से। जुमला इसमों से, लफ्जों से मिलकर बनता है। किसमें बनता है? जुमला लफ्जों से मिलकर जुमला बनता है। किससे मिलकर भाई? लफ्जों से मिलकर जुमला बनता है। और आगे देखिए कलिमा जामिद की मिसाल है नदी, खेलना, कूदना या हंसना। तो कलिमा जामिद की मिसाल है, आप हम बताए थे जामिद की दो किस्में हैं। जामिद हाँ, ये नदी आपको हम बताए थे कि नदी क्या है भाई? नदी, नदी ये जामिद है। लेकिन ये खेलना, कूदना, ये हंसना, ये तीनों क्या हो जाएगा भाई? आपका ये तीनों मजदर हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएगा भाई? ये तीनों आपका मजदर कहलाएगा, लेकिन ये जामिद कहलाएगा। और जामिद के हम बताए थे तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? जामिद, मजदर, मुश्तक। एक मिनट भाई, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सॉरी। तो हमने आपको बताया था जामिद की दो किस्में हैं। कितनी किस्में भाई? जामिद की दो किस्में हैं, एक इसम मारिफा, एक इसम नकीरा। तो इसी तरह से आगे चलते हैं भाई कि माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? माजी नातमाम, माजी मुतलक, माजी करीब और माजी बाइद। ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है, तो हम आगे फिर चलेंगे, ताकि हमको पता चले कि आप कितने पानी में हैं, कि आपको कुछ आ भी रहा है कि नहीं, सिर्फ ऐसे ही हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? माजी ना तमाम कहते हैं। क्या कहते हैं? माजी ना तमाम कहते हैं। आपको यहाँ से याद रखना है। आगे देखिए, आगे एक तो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है
कि सही जुमला है। सही जुमला क्या होगा, इसमें देखिएगा, उस्ताद ने देखा, उस्ताद देखा, उस्ताद से देखा, उस्ताद ने देखी। जहां भी देखिएगा, ये देखी तो हो नहीं सकता। आप सबसे पहले ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका यहीं से गलत हो जाएगा। उस्ताद ने देखी, ये कभी हो ही नहीं सकता है। जहां भी ये ने रहेगा, ने वाला, जहां भी ये ने रहेगा, आप आंख बंद करके बोलिएगा, ये राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि ये देखा देखी, पहले देख लीजिएगा, देखी ये मुअन्नस के लिए होगा, ना कि मुज़क्कर के लिए होगा। उस्ताद ने देखा, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। इस वजह से गौर से देखिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे आपका है कि फेल की कितनी किस्में हैं। फेल की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, या 4 किस्में हैं, या 6 किस्में हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, फेल की 6 किस्में हैं। आगे आप पढ़िएगा, अगर ग्रामर जब हम पढ़ाए हैं तो वहाँ देखिएगा, या हम नहीं भी पढ़ाए हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको फेल की कितनी किस्में हैं। आगे 71वां नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में इस्म नकीरा यानी इस्म आम कौन है। तो 2 चीज होता है, एक होता है मारिफा, एक होता है नकीरा। मारिफा का दूसरा नाम है इस्म खास, और नकीरा का दूसरा नाम है इस्म आम। और मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं, और नकीरा कॉमन नाउन को कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन खास चीजों को कहते हैं, जैसे किसी का भी नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया। इसी तरह से बोल दिए डॉक्टर मारिफा नहीं बल्कि ये कॉमन नाउन है, ये नकीरा है। इसी तरह से इसको आम बोलते हैं। याद रखिएगा, 2 चीजें होती हैं, एक मारिफा होता है, एक नकीरा होता है। क्या भाई, एक मारिफा होता है, एक नकीरा होता है। मारिफा कहते हैं, मारिफा का दूसरा नाम है इस्म खास, और नकीरा का दूसरा नाम है इस्म आम। और मारिफा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, और नकीरा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। और खास चीज मिसाल के तौर पर बोल दिए किसान ये खास नहीं बल्कि आम है, ये नकीरा हो जाएगा। इसी तरह से बोल दिए डॉक्टर वकील, ये डॉक्टर कफील, तो डॉक्टर कफील किसी शख्स का नाम है, डॉक्टर शफीक किसी शख्स का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका खास हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। आगे है, दर्ज झेल में इस्म नकीरा यानी इस्म आम कौन है। तो आपको बताना है गंगा खास है, इसी तरह से जमुना भी खास है, इसी तरह से नदी या आपका क्या हो जाएगा भाई, आम है, लेकिन झीलम ये भी खास है। आगे कि रानी खेल रही है, इसमें रानी क्या है ये आप बताइए। रानी खेल रही है, इसमें रानी क्या है, फेल है, फाइल है, मफूल है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके लिए फायदे के लिए बोल रहे हैं। तो रानी खेल रही है क्या हो जाएगा भाई, रानी खेल रही है। यहाँ से आप बताइए, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं कि रानी खेल रही है, इसमें रानी क्या है, फेल है, फाइल है या मफूल है। तो रानी फेल है, या सिफत है, या फाइल है, या मफूल है। तो यहाँ रानी, लफ्ज रानी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताए थे, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो रानी क्या हो जाएगा भाई, रानी फाइल कहलाएगा। इसी तरह से खेल क्या हो जाएगा, खेल आपका मफूल हो जाएगा, ठीक है, खेल आपका मफूल हो जाएगा। और ये खेल रही है आपका, ये फेल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपका कफगीर के क्या माने हैं। कफगीर देखिए, इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, ज़र्फ कहते हैं जिसमें किसी जगह या वक्त का पता चले, उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। जिसे बोलते हैं सुबह, शाम, दोपहर, या बोलते हैं कि स्कूल, दरसगाह, क्लास रूम, मस्जिद, मंदिर, ये सारा इसमें ज़र्फ में आएगा। इसमें ज़र्फ में जगह या वक्त का पता चलता है। इसमें आला का मतलब होता है सामान, और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कफगीर का मतलब होता है वो हाथ का मोजा। आगे इसमें मुकब्बर, जिसमें किसी चीज का बड़ा होने का मालूम चले, उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसमें मारिफा कहते हैं जिसमें किसी खास चीज का पता चले। आगे फजलुर रहमान, फजलू के नाम से मशहूर है। इसमें फजलू क्या है, फजलू के बारे में हमने आपको बार बार बताते हैं कि फजलू कहते हैं जो निक नेम होता है उसको फजलू कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, खिताब किन की तरफ से दिया जाता है, ये सरकार की तरफ से जो दिया जाता है खिताब कहते हैं। और लक़ब ये आवाम की तरफ से मिलता है, किन की तरफ से, लक़ब आवाम की तरफ से मिलता है। और उर्फ, ये इसी को उर्फ कहते हैं, ये निकनेम, क्या भाई, उर्फ ही निकनेम है। मतलब गांव में जो अगर मंगल के दिन पैदा होता है मंगला, बुध के दिन पैदा हुआ तो बुधवा, मतलब उल्टा सीधा जो नाम रखते हैं, फजलू, चुन्नू, मुन्नू, तो ये सारे नाम को क्या बोलते हैं भाई, उर्फ बोलते हैं। अगर कुन्नियत, ये रिश्तेदारों की तरफ से मिलता है, किन की तरफ से मिलता है भाई, रिश्तेदारों की तरफ से जो मिलता है उसको कुन्नियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिश्तेदारों की तरफ से जो चीज मिलता है उसको कुन्नियत बोलते हैं। आगे याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। तो आगे चलते हैं भाई। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है, और 10-15-20 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए, और थोड़ा सा, वह खाता है मैं वह क्या है, वह खाता है मैं वह क्या है। तो अभी आपको हम बताएं
कि काम करने वाले को फाइल कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अब देखिए उसकी जगह पर वह का इस्तेमाल हुआ है कि उसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको कहते हैं ज़मीर। क्या बोलते हैं इसको, ज़मीर बोलते हैं। वह का जो इस्तेमाल हुआ है तो वह यहाँ फाइल है। क्या हुआ, इसी को बोलते हैं नाउन के बदले में जो चीजें इस्तेमाल होता है उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, उसी को उर्दू में इस्म बोलते हैं। और इस्म में जो चीज, इस्म के बदले में जो चीजें इस्तेमाल होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ज़मीर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो वह यह क्या है, इस्म फाइल है। आगे है सुलह का फाइल क्या होगा, तो सुलह का फाइल सुलहा होगा या मुसलिह होगा या मुसलिहीन होगा या सालिहीन। तो सुलह का फाइल क्या हो जाएगा भाई, सुलहा होगा। आगे खबर की जमा क्या होगी, खबर की जमा खबीर नहीं होगी या मुखबिर नहीं होगा, या ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, खबर की जमा अखबार होगा या ये नहीं होगा। इनमें से सिफत तलाश कीजिए, तो आप बताइए कि इनमें सिफत कौन है। तो बताइए इनमें से सिफत की तलाश कीजिए, आपका क्या होगा, सिफत कौन सा होगा, बीना होगा या नाबीना होगा या बीनाई होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सिफत कौन सा होगा भाई, इनमें सिफत आपको हो जाएगा बीनाई। वह इस बाग का निगहबान है, इसमें लाहिका कौन है, तो एक चीज होता है लाहिका, एक होता है साबिका। तो कोई भी अल्फाज है, कोई भी अल्फाज है तो अल्फाज से जो पहले आता है, एक मानेदार अल्फाज है, मानेदार अल्फाज है तो उनसे जो पहले आता है उसको साबिका कहते हैं, और जो बाद में आता है उसको लाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बाद में जो चीजें आता है उसको लाहिका कहते हैं, याद रखिएगा। तो इनमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा आपका बान। बाग देखिए एक मानेदार लफ्ज है, उसके बाद यहाँ आ गया है बान। निगह, निगाह एक लफ्ज है, उसके बाद आ गया बान, ये निगाह बान हो गया। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे 20 नंबर पेज में चलते हैं कि तशबीह के बुनियादी होती है, तशबीह की बुनियाद होती है मजाज पर, हकीकत पर, मुबालगा पर, झूठ पर। तो अभी इससे पहले भी बताए थे, किस पर होती है भाई, मजाज पर होती है, याद रखिएगा। तशबीह की बुनियाद मजाज पर होती है। आगे खेलेगा किस तरह का फेल है, खेलेगा किस तरह का फेल है, फेल माजी नहीं हो सकता है, फेल हाल भी नहीं हो सकता है, फेल मुस्तक़बिल। राइट ऑप्शन ये होगा। राम ने रहीम की बात पर हंसा, इसमें हंसा क्या हो जाएगा भाई, फेल नहीं होगा, फाइल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका मफूल होगा। हंसा क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। ये एक मिनट, राम ने रहीम की बात पर हंसा, तो ये हंसा क्या हो जाएगा भाई, आपका हंसा फेल होगा। क्या होगा, हंसा फाइल मफूल नहीं होगा बल्कि फेल होगा। तुम जरूर पास करोगे, यह कौन सा जमाना है, ये फेल है। ये कौन सा जमाना होगा भाई, तुम जरूर पास करोगे, तो फेल माजी या फेल मुस्तकबिल, फेल हाल या माजी करीब। तो ये राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल। क्या हो जाएगा भाई, राइट ऑप्शन आपका फेल मुस्तकबिल हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है वह खेल रही है, तो जुमला को आपको कंप्लीट रही है, वह खेल रही है या रहे हैं या हूं या क्या लगेगा, तो वह खेल रही है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका ये राइट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बस बिल्कुल और 5 मिनट में खत्म करेंगे। और हर्फ निदा की मिसाल है, क्या भाई, हर्फ निदा कहते हैं आवाज लगाने को। जब किसी को आवाज लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्फ निदा कहते हैं। तो इसमें आवाज लगाते हैं, क्या से आवाज नहीं लगाते हैं, मगर से आवाज नहीं लगाते हैं, शायद से आवाज नहीं लगाते हैं, लेकिन ए कह के आवाज लगाते हैं हम लोग। ए कह के हम लोग आवाज लगाते हैं कि नहीं भाई, ए के जरिए से हम लोग आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं। फिर अगर अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है, तो अवध पंच के नौरत्नों में शामिल है। आगे है मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है, मैं यूनिवर्सिटी में ये एहसान दानिश की खुद नविश्त है। और एहसान दानिश जो लिखे हैं, इसको लिखने वाले कौन है, एहसान दानिश। एहसान दानिश ने लिखे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में, मतलब अपने ज़िंदगी के हालात बता रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही समय बहुत ज़्यादा मेहनत किया। यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम काम भी करते थे, वहीं गाढ़ा चूना का काम करते थे, ईंट पालू पत्थर का काम करते थे, और पार्ट टाइम हम वहाँ पढ़ाई भी करते थे। खुद अपने बारे में जो लिखते हैं उन्हीं को कहते हैं खुद नविश्त। आगे है उनमें से इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, ये आपको राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। आगे देखिए, जवाब देखिए कौन अफसाना नहीं है। तो नज़ीर अहमद की कहानी, प्रोमिस, इब्राहिम सुक्का, तुबा टेक सिंह। देखिए प्रोमिस भी एक अफसाना है, इसी तरह से इब्राहिम सुक्का भी अफसाना है, तुबा टेक सिंह भी अफसाना है, लेकिन नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, ये अफसाना नहीं है बल्कि ये खाका है। ठीक है। दर्ज झेल में माजी शकिया कौन है, तो आपको बताना है। शकिया कहते हैं जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश हो, वह आया होगा। मिसाल के तौर पर आप अभी क्लास रूम में है, आपका फ्रेंड अगर रूम में आया होगा नहीं, उन्हीं के पास आपका रूम का लॉक है, की है, तो अभी आप शक में होंगे, पता नहीं वो आया होगा या नहीं होगा, पता नहीं, ये डाउट में रहेंगे।
लेकिन इसी को क्या बोलते हैं, शक्किया, वह आया होगा, है कि नहीं। लेकिन वह आता था, लेकिन वह आता था ये तो आप नहीं, वह आता था तो ये बहुत पहले की बात है। वह आता है तो ये सब कुछ नहीं, वह आएगा ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वह आया होगा या नहीं होगा आपको इसमें शक होगा। इसी को बोलते हैं माजी शक्किया, ठीक है कि नहीं। फिर आगे चलते हैं। देखिए, मैं आया था कौन सा सीगा है, मैं आया था ये कौन सा सीगा है आपको बताना है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। मैं का लफ्ज आया है, मैं का लफ्ज जहां आएगा वाहिद मुतकल्लिम, या अगर हम का लफ्ज आएगा, हम का लफ्ज आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, जमा मुतकल्लिम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम का लफ्ज आएगा, मैं का जहां आया है तो क्या हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम। आगे है, दर्ज झेल में माजी बईद की मिसाल कौन है। तो माजी बईद कहते हैं जो दूर जाता है, माजी करीब कहते हैं जो अभी की, और माजी बईद जो दूर की मिसाल है। मैं खाया था, मैं खाया, मैं खाया था, ये माजी बईद की मिसाल हो जाएगा। आगे है, उस्ताद पढ़ाते थे, कौन फेल है, तो उस्ताद माजी ना तमाम है। उस्ताद पढ़ाते थे, ये इस काम का रेगुलर होने का पता चल रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं माजी ना तमाम। आगे है, अजाब की जिद क्या है। जिद कहते हैं उल्टा को, अजाब की जिद क्या है, उल्टा होगा। अजाब की जिद आप कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि अजाब का जिद क्या हो जाएगा। अजाब की जिद क्या है भाई, सवाब है। आगे याद रखिएगा। आगे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और है कि जिला की जमा क्या है। जिला की जमा क्या हो जाएगा भाई, जिला की जमा होगा अजला। जिला की जमा क्या हो जाएगा, अजला, याद रखिएगा। आपको ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आपका और थोड़ा सा रह गया है अच्छे क्वेश्चन कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है आपको बताना है। नेमत या अजान या नमाज या हज। तो इनमें मुजक्कर की पहचान बताने का है। तो नेमत ये मुअन्नस है, अजान भी मुअन्नस है, अल्लाह की नेमत बहुत बड़ी है, अजान हो रही है, नमाज वक्त पर होती है। लेकिन हज क्या है, ये हज आपका मुजक्कर है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा मुअन्नस की निशानदेही की, ये आपको बताना है। कि रूह क्या है आपकी, रूह मुअन्नस है, बाकी दिलबर ये मुजक्कर है, नाशाद ये भी मुजक्कर है, कलम भी क्या है भाई आपका मुजक्कर है, याद रखिएगा। आगे, आसमान से तारे तोड़ना का मतलब क्या होता है। आसमान से कोई तारे तोड़ेगा तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्या भाई, बहुत मुश्किल काम होगा, मुश्किलों से गुजरना नहीं होगा, बुलंदी से कूदना नहीं होगा, आसमान के तारे नहीं होगा। इसी तरह से आम का हम सौत लफ्ज क्या, हम सौत कहते हैं कि हम आवाज, एक जैसा आवाज। तो आम का लफ्ज आम क्या है, आम नहीं बोलते, आवाम जो गांव के लोग रहते हैं, तो आम आम देखिए सेम सेम है कि नहीं, चाहे आम बोलिए या आम बोलिए, है कि नहीं, इसी को बोलते हैं हम सौत अल्फाज। इसी तरह सहल के क्या माने हैं, ये आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, सहल के क्या माने हैं। तो आपको ये बताना सहल के क्या माने भाई, तो सहल के माने आपको बताना, सहल के माने क्या है। तो सहल के माने है आसान, क्या है भाई, सहल के माने है आसान, याद रखिएगा। इसी तरह से शब कद्र किसकी मिसाल है, क्या है, शब कद्र किसकी मिसाल है। तो आपको बताना है शब कद्र ये मौसूफ की मिसाल नहीं है, बल्कि इजाफत की मिसाल है। यहाँ देखिए, इजाफत कहते हैं जिसमें मुजाफ मुजाफ इले हो। मुजाफ मुजाफ इले उसको कहते हैं जिसकी इजाफत, मतलब एक इसम की इजाफत दूसरे इसम की तरफ जो की जाती है, उसी को मुजाफ मुजाफ इले कहते हैं। और मुजाफ मुजाफ इले की पहचान जो है जिसमें काकेकी का इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं मुजाफ मुजाफ इले। या तो फिर जिसकी इजाफत मतलब पता चल रहा हो कि इसके नीचे जेर हो, या तो फिर या काके की हो या नानेनी हो। मिसाल के तौर पर ये कार है या केर है या फिर कीर है या फिर है ना ने नी या रहे रा रे ली। ये सारे अल्फाज किसके हैं, इजाफत की अलामत है। किसकी अलामत है भाई, इजाफत। एक होता है मुजाफिल। मिसाल के तौर पर अहमद की टोपी, क्या बोलते हैं भाई, अहमद की टोपी। अब बताइए अहमद की टोपी में, आप बताइए अहमद क्या है या टोपी क्या है। तो हमने आप बारहा बताए हैं आप क्लास में कि उर्दू में हमेशा पहले मुजाफ इले आता है। किसमें भाई, उर्दू में हमेशा पहले मुजाफ इले आता है, बाद में मुजाफ आता है। तो आपको अहमद क्या हो जाएगा भाई, अहमद मुजाफ इले होगा, क्या भाई, अहमद मुजाफ इले होगा, क्या होगा, अहमद मुजाफ इले होगा, याद रखिएगा। अहमद क्या होगा भाई, मुजाफ इले होगा, याद रखिएगा, क्या होगा, अहमद, अहमद आपका मुजाफ इले होगा, याद रखिएगा, क्या होगा, अहमद मुजाफ इले होगा। और ये टोपी क्या हो जाएगा भाई, टोपी आपका मुजाफ होगा, याद रखिए। उर्दू में हमेशा पहले क्या आता है, मुजाफ आता है, बाद में, उर्दू में हमेशा पहले मुजाफ इले आता है, बाद में जो आता है वो मुजाफ आता है। यहाँ तक याद रखिएगा। आगे इंशाल्लाह जो आपका 50 क्वेश्चन और बच गया है जो सब्जेक्टिव है, तो वो आपका इंशाल्लाह फिर आगे आइंदा कराएंगे और उसका पूरे खुलासा के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कराएंगे। इस वजह से, और दूसरी बात ये है, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ये बातें ज़रूर बताइए कि आपकी कितना में से कितना नंबर आया।
तो ये बातें ज़रूर बताइए। तो एक इसी अशार के साथ ख़त्म करते हैं कि हिनाई दस्त पे मोती सिया बादल न बरसा, हिनाई दस्त पर मोती सिया बादल न बरसा, बरस कर छट गया बादल था जो निकल आया। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।